नमस्कार दोस्तों, सामान्य ज्ञान ग्रुप में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं कुलदीप जहांगीर। जैसा कि दोस्तों आपने सामान्य ग्रुप चैनल में आपने मुझे पहले भी देखा होगा, तो अपन उस टाइम बात कर रहे थे राजस्थान हिस्ट्री की। लेकिन मैं डिमांड होने के लिए और रीट में जो फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल आप सीटेट एग्जाम की बात करो, इन सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो सबसे ज्यादा डिमांड रहती है वो रहती है साइकोलॉजी की। दोस्तों मैं आपके लिए जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और सबसे ज्यादा जो बड़ा मैटर होता है तो उसको लेके आऊंगा, उसी की अपन बात करने वाले हैं। तो आज से अपन साइकोलॉजी की बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। दोस्तों साइकोलॉजी पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि साइकोलॉजी पढ़ने का विषय बिल्कुल भी नहीं है, समझने का ज्यादा है। क्या है? समझने का ज्यादा है। होता क्या है दोस्तों, इसमें एक एक वर्ड आता जाएगा और उसी का मीन्स अपन को निकालना है, मतलब निकालना है। क्योंकि जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो डायरेक्ट नहीं पूछे जाएंगे। वो जमाना गया जब 4-5 साल पहले आरटेट में या एसटीसी में वो क्वेश्चन पूछे जाते थे कि इस मनोविज्ञानी ने क्या कहा और इस मनोविज्ञान के अनुसार क्या था। तो ये सब क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे। लेकिन आजकल जो क्वेश्चन का पैटर्न बदल गया। आजकल पैटर्न कैसे पूछे जाते हैं कि आपको जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी का मतलब पूछेंगे। जब तक आपको उसका मतलब पता नहीं होगा, 1-2 बार 3 बार 10 बार जब तक आप उसको पढ़ेंगे नहीं, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें पूछ क्या रहे। लेकिन जो यहाँ पर अपन पढ़ेंगे ये सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, यानी कि सिलेबस पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा वो सिलेबस की ही बात करूंगा कि आपके रीड में फर्स्ट लेवल में, सेकंड लेवल में और टीचिंग मेथड की इनमें क्या क्या आता है। टीचिंग मेथड के अपन बाद में बात करेंगे। पहले अपन साइकोलॉजी ओनली जो आपके 30 नंबर का पैटर्न आएगा, 30 नंबर के मार्क्स आने वाले हैं और जो उसकी बात करेंगे, ठीक है अपन। तो देखो अपन बात करेंगे आज यहाँ पर साइकोलॉजी की। हिंदी में बोलते हैं इसको मनोविज्ञान। लिखने पर पता चल रहा होगा आपका है कि कौन सा विज्ञान है, मनोविज्ञान, यानी मन का विज्ञान है। इसको भी जानेंगे कि मन का विज्ञान क्यों था और इसके बाद व्यवहार के विज्ञान में किस तरह से आया। ये सब बातें मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। सबसे बड़ी बात ये होती है कि अपन जब भी मनोविज्ञान पढ़ते हैं ना, तो अपन रटने का ज्यादा रखते हैं, क्योंकि इसमें समझने का इतना ज्यादा कुछ है कि अपन को लगता ही नहीं है कि क्या समझे, क्योंकि सब एक जैसा लगेगा। बिल्कुल मैं पहले ही बता देता हूँ, बिल्कुल बोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप बोरिंग से पढ़ोगे, अच्छे इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल बोर करेगा। बोरिंग से पढ़ोगे, मुझे खुद को भी ये लगता था जब मैंने पहली बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में दिया था, तो मुझे बहुत नींद आती थी इसको पढ़ते टाइम। लेकिन आज पढ़ते पढ़ते और पढ़ाते इतना टाइम हो गया कि अब सबसे ज्यादा इंटरेस्ट सब्जेक्ट बनने गया है, तो मेरा भी बना है। तो जैसे मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपका भी सबसे अच्छा सब्जेक्ट यही बने और आप दिन रात इसी की बात करें, सपने भी आपको इसी के आए, ठीक है दोस्तों। ये बात करते हैं अपन यहाँ पर मनोविज्ञान की। पहले अपन सिलेबस की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? सिलेबस की। आपका जो पेपर होगा ना, रीड फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल में जो 30 नंबर के क्वेश्चन आएंगे वो साइकोलॉजी के आएंगे। बाकी अदर की बात करेंगे किस तरह से आएंगे। देखो आपके 30 मार्क्स आएंगे। कितने? यानी कि 30 नंबर का आपके पेपर होगा। कितने नंबर का पेपर होगा? 30 नंबर का, जिसमें 5 यूनिट आएगी। यूनिट फर्स्ट कितनी यूनिट आएगी? 5 यूनिट आएगी। अब फर्स्ट यूनिट की बात करते हैं अपन। फर्स्ट यूनिट में क्या आएगा? बाल विज्ञान पूछा जाएगा, बाल विकास पूछा जाएगा। बाल विकास भी एक ही होता है, बाल विज्ञान भी एक ही होता है, बाल मनोविज्ञान भी एक ही होता है। वो यहाँ पर बात करेंगे अपन कि कैसे इन तीनों के नाम चेंज हुए थे और किस तरह से हुए थे। बाल विकास की बात करेंगे यहाँ पर। इसके बाद दोस्तों अपन यहाँ पर इसमें देखो दोस्तों, फर्स्ट यूनिट में जो अपन जब स्टार्ट पढ़ेंगे तो इसमें परिचय को नहीं पढ़ेंगे। क्या रहेगा कि परिचय को कभी भी है ना सिलेबस में नहीं जोड़ा गया है कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी साइकोलॉजी की, और इसकी जो साइकोलॉजी आया कैसे था। अलग अलग इतिहास मनोवैज्ञानिकों ने इसके बारे में क्या क्या बताया गया था। लेकिन हर बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जो सिलेबस में नहीं थे, फिर भी पूछते हैं, क्योंकि उत्पत्ति और जनक के बारे में ये सब, विकास के बारे में, मनोविज्ञान के विकास के बारे में ये सब पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वो सिलेबस में है नहीं, क्योंकि जो रीट का सिलेबस होता है ना, उसमें साइकोलॉजी को पढ़ा जाता है बाल विकास के रूप में, यानी कि पूरा बालक पर अध्ययन है। इसमें सिर्फ किसको पढ़ेंगे? बालक को लेके पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले अपन मनोविज्ञान को जानेंगे, मनोविज्ञान के बारे में पढ़ेंगे कि मनोविज्ञान कैसे आया था, बाल विकास कैसे अलग हुआ था मनोविज्ञान से। ये सब चीजें जरा पूछेंगे, ठीक है दोस्तों। अब बाल विकास के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में, इसके सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सिद्धांत के बारे में। सिद्धांत के बारे में यही पढ़ेंगे कि इसमें बालकों के बारे में पढ़ेंगे अपन। शेष अवस्था, बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था, ये सब चीजें जो अवस्थाएं रहती बालक की, ये सब कौन सी यूनिट में पढ़ेंगे अपन? फर्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद सेकंड यूनिट में आएगा, इसमें अधिगम के जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, अधिगम।
कौन सा रहता है दोस्तों? अधिगम। अधिगम की बात करूं मैं, सबसे ज्यादा तो सीखने का जो सबसे अच्छी यूनिट है ना वो अधिगम है, क्योंकि ये आपके सीटेट में भी इंपॉर्टेंट रहती है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी इसी में से आते हैं। हर एक जो यूनिट है ना 5 यूनिट, उसमें से डिवाइड कर रखा है कि आपके पहली यूनिट में से कितने क्वेश्चन आएंगे, सेकंड यूनिट में से कितने क्वेश्चन आएंगे, थर्ड यूनिट में से कितने क्वेश्चन आएंगे, ये सब चीजें यूनिट में बाय डिवाइड कर रखी है उन्होंने। लेकिन जो अधिगम का टॉपिक होता है वो सबसे रिलेटेड होता है, बाल विकास से भी रिलेटेड होता है, बाकी अदर यूनिट से भी रिलेटेड होगा। मैं बताऊंगा आपको किस तरह से। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है अधिगम का। अधिगम में इसमें सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। सिद्धांत के बारे में अगर बात करें कि सिलेबस में आपके किस किस कौन कौन से सिद्धांत है, तो व्यवहारवादी का सिद्धांत है, व्यवहारवाद, गेस्टाल्टवाद है। इसके बाद अपन बात करें इसमें अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत है। अल्बर्ट बंडूरा ने कौन सा सिद्धांत दिया था, इसकी भी बात कर लेते हैं कि सामाजिक विज्ञान का सिद्धांत दिया था, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था किसने? अल्बर्ट बंडूरा। यानी कि सामाजिक नैतिकता को समझाया था कि बालक किस तरह से समाज में आता है और किस तरह से वो सीखता है। ये सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट बंडूरा ने। यहाँ जब इसको पढ़ेंगे अपन डिटेल से पढ़ेंगे वहां पर। इसके बाद बात करें अपन जीन पियाजे का सिद्धांत आएगा। यहाँ पर रही बात तो दोस्तों मनोविज्ञान में जितने भी नाम आएंगे, जैसे जीन पियाजे का नाम है, अल्बर्ट बंडूरा, तो आपने ओबियसली अगर आप रेट दोगे तो आपने बीएड जरूर करा हुआ है, और अगर आपने बीएड किया हुआ है तो वहां पर भी आपने साइकोलॉजी जरूर पढ़ी हुई, तो वहां पर भी सबसे ज्यादा बोरिंग सब्जेक्ट यही लगता था। तो लेकिन ये नाम है। अब जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया? संज्ञानात्मक का सिद्धांत दिया था, जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन 1 या 2 क्वेश्चन तो इसमें से आते ही आते हैं। छोटा सा सिद्धांत है, 2 पेज का भी सिद्धांत नहीं है, बिल्कुल समझ में आएगा। मैं इतना इजीली समझाऊंगा इसको जीन पियाजे के सिद्धांत को कि आपके क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत बिल्कुल नॉर्मल है, ऐसे समझ में आ जाएगा नॉर्मल। गेस्टाल्टवाद के अंदर तीन मनोवैज्ञानिक आते हैं। कौन कौन से आते हैं दोस्तों? मैं अभी सिलेबस में बता देता हूँ। वर्दीमर, कोहलर और कॉफ, ये 3 मनोवैज्ञानिक आते हैं। और जब इनको पढ़ेंगे अपन गेस्टाल्टवाद, तो मैं आपसे जरूर पूछूंगा कि 3 मनोवैज्ञानिक कौन से थे। तो इसमें वर्दीमर, कोहलर, कोफ्ता, ये 3 मनोवैज्ञानिक है जिनको एक गेस्टाल्टवाद बोला गया है। और व्यवहारवाद में बहुत सारे मनोवैज्ञानिक आते हैं, जैसे आप थॉर्नडाइक बोल लो, स्किनर बोल दो, पाउलव बोल सकते हैं। ये सब जो मनोवैज्ञानिक है, हल बोल सकते हो, ये सब जितने मनोवैज्ञानिक हैं, ये सब किस में आते हैं? व्यवहारवाद में आते हैं। तो इन्हीं को अपन पढ़ेंगे, यानी कि मनोवैज्ञानिक को आप पढ़ोगे, ठीक है। इसके बाद अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत हो गया, जीन पियाजे का सिद्धांत हो गया, ये सब की चीजें किस में आएगी? अधिगम में आएगी। इसके बाद बात करें दोस्तों, तो इसी में सिद्धांत में, यानी कि इसी यूनिट में आप अभिप्रेरणा को पढ़ेंगे, अभिप्रेरणा, और इसके बाद चिंतन में भी इसी को पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। ये सब चीजें किस में आएगी? अपने यूनिट सेकंड में। अब बात करते हैं अपन यूनिट थर्ड की। यूनिट थर्ड में आपके व्यक्तित्व को पढ़ेंगे अपन, पर्सनैलिटी को। इसके बाद बात करें अपन बुद्धि, भी इसी में पढ़ेंगे अपन। इसके बाद बात करें अपन व्यक्तित्व, बुद्धि और व्यक्तिगत विभिन्नता। व्यक्तिगत इसमें अर्थ और उद्देश्य को जानेंगे, अर्थ और उद्देश्य को। देखो समझना आराम से कि व्यक्तित्व, मैंने बताया ना दोस्तों, आपको जो साइकोलॉजी में समझने वाली बात यह है कि आपको समझना क्या है। व्यक्तित्व सभी जानते हैं कि किसका व्यक्तित्व कैसा रहता है, लेकिन व्यक्तित्व को पढ़ते हैं तब अपन को नई नई चीजें पता चलती है कि व्यक्तित्व होता क्या है। जैसे मैं आपको जानकारी बताऊं कि व्यक्तित्व जब अपन पढ़ेंगे तो व्यक्तित्व का अर्थ होता है मुखौटा। क्या होता है? मुखौटा। यानी कि जो आपको दिख रहा है, तो आपको पता नहीं चल रहा है कि यार ये इसका व्यवहार कैसा है। वो तो जब बात करेगा आपसे, 10-15 मिनट बात करेगा, 2 मिनट बात करेगा, तभी आप बता पाएंगे कि यार मुझे इसका नेचर इस तरह से लगा था और इसका व्यक्तित्व कैसा है। ये सब चीजें अपन प्रकार में बताएंगे कि ये सब अलग अलग मनोविज्ञानियों ने बांटा है कि व्यक्तित्व का प्रकार कौन कौन से होते हैं, किस तरह से वो सोचता है, अलग अलग तरीके से। ये सब व्यक्तित्व में आती। व्यक्ति की बुद्धि कैसी रहती, इसका आकलन, इसका मूल्यांकन किया जाएगा बुद्धि में। इसके बाद व्यक्तिगत विभिन्नता। व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होती है दोस्तों? इसमें पहले यहाँ पर जो थर्ड यूनिट रहेगी, इसमें अर्थ और उद्देश्य की बात करेंगे, लेकिन जो आपके अर्थ उद्देश्य के बाद जो बात होगी बालकों की बात। व्यक्तिगत विभिन्नता में होता क्या है दोस्तों? व्यक्तिगत विभिन्नता में क्या होता है कि इसमें बालक होते हैं अलग अलग। जैसे मैं आपको बोलूं, समस्यात्मक बालक होते हैं, प्रतिभाशाली बालक होते हैं, जड़ बुद्धि बालक होते हैं, पिछड़ा बालक होता है, इसके बाद क्रिएटिविटी बालक होते हैं, यानी कि सृजनात्मक बालक होते हैं। ये अलग अलग प्रकार के बालक होते हैं।
इनकी सबकी मूल्यांकन किया हुआ है, इनकी सबकी बुद्धि अलग अलग है, बुद्धि लब्धि अलग अलग है, जिसको अपन नापा जा सकता है। सॉरी, नापा क्या, मूल्यांकन किया जा सकता है, नापा और तोला नहीं जा सकता बुद्धि को। तो ये सब चीजें अपन किस में पढ़ेंगे, व्यक्तिगत विभिन्नता में पढ़ेंगे और बुद्धि में पढ़ेंगे। व्यक्तिगत विभिन्नता में बालकों के देखे जाएंगे आपको, जैसे मैं जनरल एग्जांपल दूं कि समस्यात्मक बालक क्या होता है, प्रतिभाशाली बालक क्या होता है। प्रतिभाशाली बालक वो होता है जिनकी बुद्धि लब्धि कितनी हो, 140 से 125, यानी कि 140 से ऊपर हो, यानी कि वो इतना सोचता है कि उसके, जैसे आपने देखा होगा कि मेरिट में जो आते हैं 96% बनता है, तो वो प्रतिभाशाली बालक हो सकता है। इससे ही बालक से अलग किया गया था, जिसको सृजनात्मक बालक बोला गया था। तो वो चीजें वहां पर पढ़ेंगे अपन, जानेंगे कि अलग अलग डिफरेंट क्या है इनमें और अलग अलग क्या होते हैं। ये सब चीजें पढ़ेंगे दोस्तों व्यक्तिगत विभिन्नता में बात। पहले मैं इसको मिटा देता हूं ताकि अपन 4th यूनिट के लिखेंगे। देखो, अब बात करते हैं अपन 4th यूनिट की। इसमें बात करेंगे अपन सृजनात्मकता की। और जो व्यक्तिगत विभिन्नता बताए उनके बारे में बालकों की बात करेंगे, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता के जो अलग अलग प्रकार के बालक रहेंगे, समस्यात्मक बालक, प्रतिभाशाली बालक, जो मैंने आपको अलग अलग बालकों के प्रकार बताए, उन बालकों को किसमें पढ़ेंगे, सृजनात्मकता। और सृजनात्मक बाद जो बालक पढ़ेंगे वो उसमें पढ़ेंगे। इसके बाद यूनिट 5 में अपन शैक्षिक, जो आपके टीचिंग मेथड वाला पार्ट रहेगा, टीचिंग मेथड वाला पार्ट जो रहेगा वो 5 में आएगा। जैसे इसमें आप 2005 वाला, यानी कि शैक्षिक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या, इसके बाद सतत मूल्यांकन की बात करेंगे यहां पर, क्रियात्मक अनुसंधान की बात करेंगे, इसके बाद बात करेंगे दोस्तों 2000 वाला जो नियम था वो उसके बारे में पढ़ेंगे अपन। ये सब चीजें दोस्तों किसमें पढ़ेंगे, यूनिट नंबर 5 में। अभी तक कोई भी बात सीखने की नहीं आई है। जब जब मैं जैसे जैसे पढ़ाऊंगा वहां पर आपको यूनिट का नाम जरूर बोलूंगा मैं। इसमें बहुत सारी चीजें छूट सकती, हो गया होगा कि एक दो इधर आगे पीछे हो गए, लेकिन जब भी मैं पढ़ाऊंगा तो सृजनात्मक को पढ़ेंगे, बालक को पढ़ाएंगे, तो वहां पर एक साथ लेके चलेंगे। ये आपका सिलेबस था जो कि आपको कहीं भी मिल जाएगा, कोई सी भी बुक में आगे मिल जाएगा। जो आप भी बुक लाते हो उसका सिलेबस जरूर रहता है, आपको एग्जाम में मिल जाता है, सब जगह यहाँ पर साइकोलॉजी के सिलेबस। अभी तक अपन ने बात करी दोस्तों सिर्फ साइकोलॉजी के सिलेबस की। 5 यूनिट में जो बांटा गया है वो आपका सिलेबस है, यानी कि देखा जाए डिवाइड करेंगे तो हर एक यूनिट में से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता कि पॉसिबल नहीं होता कि एक यूनिट में से 6 नंबर के आए तो इसी यूनिट में से 6 नंबर के आएंगे। हो सकता है वो अधिगम में से ही पूरे क्वेश्चन दे दे, लेकिन वो सिलेबस के अकॉर्डिंग आने, सिलेबस से बाहर नहीं पूछेगा। होता ये है कि दोस्तों साइकोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है कि रिलेटेड रहते हैं। यूनिट फर्स्ट जो है वो रिलेटेड सेकंड यूनिट से, थर्ड यूनिट से, फोर्थ यूनिट से। तो क्वेश्चन का पैटर्न ही पता नहीं चलता है कि ये यूनिट फर्स्ट का क्वेश्चन है, ये यूनिट फोर्थ का क्वेश्चन है। यूनिट 5 को छोड़ के आपको, क्योंकि टीचिंग मेथड जो लगता है वो यूनिट 5 में लगेगा। ये बात हुई दोस्तों किसकी, अपने मनोविज्ञान के सिलेबस की। इसके बाद बात करते हैं अपन परिचय की। मैं मिटा देता हूं पहले इसको। देखो दोस्तों, अभी तक क्या हुआ कि मनोविज्ञान के मैंने बताया आपको सिलेबस के बारे में, लेकिन सिलेबस के बारे में उत्पत्ति और परिचय है ही नहीं आपके सिलेबस में। लेकिन जितने भी एग्जाम हुए अभी तक, 2-3 बार सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ या रेट के जितने भी एग्जाम हुए हैं, इससे पहले 8 टेट के एग्जाम हुए, उनमें से बहुत सारे 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो आपके मनोविज्ञान की उत्पत्ति से रिलेटेड रहते हैं। तो पहले इनको पढ़ाना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद बाल विकास शुरू किया जाता है। क्या होता है कि बाल विकास से पढ़ने से पहले
सभी में मनोविज्ञान का वर्ड जो आएगा वो आपको समझ में नहीं आएगा कि यार ये आया कहाँ से था, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, जन्म कहाँ से हुआ, ये सब चीजें जानना भी बहुत जरूरी है। मनोविज्ञान को पढ़ने से पहले स्टार्टिंग में इसकी उत्पत्ति पढ़ते हैं। जैसे आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि इतिहास में जैसे चौहान वंश पढ़े या फिर राठौड़ वंश पढ़े, ये सब वंश पढ़े, लेकिन ये आए कहाँ से, ये राजस्थान में एंट्री कैसे हुए, किस तरह से यहाँ पर आए और किस तरह से इनका वंश बढ़ता चला गया और किस तरह से इनके बारे में इतिहासकार ने क्या क्या बोला, यही चीजें सब अपन यहाँ पर पढ़ेंगे साइकोलॉजी के बारे में। साइकोलॉजी के बारे में उत्पत्ति पढ़ेंगे और उत्पत्ति में मैं आपको बताऊंगा कि किसने क्या कहा था। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इसकी बात करते हैं। देखो बात कर रहे हैं अपन मनोविज्ञान की उत्पत्ति की। किसकी बात कर रहे हैं? उत्पत्ति की। आपको इस तरह से लिखाऊंगा मैं, आप अगर चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं और चाहें तो याद भी रख सकते हैं। अगर आप लिखना चाहते हो तो क्योंकि मैं लिखूंगा ना, तो ऐसे लिखूंगा कि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वैसा का वैसा लिख सकते हैं। आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी कि सर बिल्कुल नोट्स की तरह, क्योंकि साइकोलॉजी में उदंगड़ शब्द बहुत आएंगे कि मैं कहीं भी लिख दूंगा और कहीं भी क्या चल जाएगा उसका अर्थ आ जाएगा, लेकिन मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं लिखूंगा। आपको बिल्कुल इस तरह से लिखूंगा मैं कि आप बिल्कुल नोट्स बना सकते हैं और उसी पैटर्न से याद कर सकते हैं। ऐसा लगेगा जैसे मैंने एक गाइड लिखी है और ऐसा लगेगा जैसे आप बुक को पढ़ रहे हो। बुक में इतनी अटर मटर गटर मटर चीजें रहती है कि आपको समझ में नहीं आता कि मैं याद ये लाइन रखूं या नीचे वाली लाइन रखूं, लेकिन आपके सिर्फ आपके लिए मैंने ये मेहनत करता हूं और आपके लिए ही मैं ये जो मेहनत की है मैंने वो आपके सामने रख रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो देखो मनोविज्ञान की मैं अपन बात करेंगे यहाँ पर किसकी? उत्पत्ति की। उत्पत्ति का अर्थ सभी जानते हैं कि उत्पत्ति का मतलब ये होता है कि आया कहां से मनोविज्ञान। अब ये उत्पत्ति किसने बताया था कि किसके अनुसार था, उत्पत्ति किसने दी? देखो हर बात में आता है, जैसे मैंने बताया कि इतिहासकार में भी क्या कहते हैं, इसमें जो आप हिस्ट्री पढ़ते हो उसमें उत्पत्ति किसके अनुसार थी? वो इतिहासकार की। तो यहाँ पर मनोवैज्ञानिक के अनुसार थी। तो उत्पत्ति किसके अनुसार हो जाएगी? गैरेट के अनुसार। यहाँ पर एक मनोवैज्ञानिक था गैरेट, गैरेट के अनुसार। उत्पत्ति हुई थी यूनानी भाषा से। कहां से हुई थी दोस्तों? यूनानी भाषा से। अब यहां समझना कि यूनानी भाषा आती है और एक और आती है ग्रीक भाषा। बहुत सी बुक्स में गाइड में आप यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर बहुत सी जगह तो ग्रीक भाषा लिखा आता है और बहुत सी जगह यूनानी भाषा लिखा आता है। ये दोनों को मैं आज कंफ्यूज क्लियर करता हूं दोस्तों। जब मनोविज्ञान को क्या है, पहले दर्शन शास्त्र के रूप में पढ़ा जाता था। किस में पढ़ा जाता था? दर्शन शास्त्र के रूप में। लेकिन ये तो कृपा बन गई कि मनोवैज्ञानिकों ने इतना गहन अध्ययन किया और इतनी रुचि बनाई दर्शन शास्त्र में कि उन्होंने पहचान लिया कि बालक अलग है। यहाँ से दर्शन शास्त्र से अलग करो बालकों को और अलग शब्द दो मनोविज्ञान के रूप में, जो निकल के आया था। तो मनोविज्ञान वहां से निकला था। मैं अभी बात करूंगा इसकी, आपको बताऊंगा पूरा। तो जब ये बातें चल रही थी ना, ये बात है 384 ईसा पूर्व की, यानी कि जो सैकड़ों साल तक रहा था। तो मनोविज्ञान उस टाइम चला था। तो उत्पत्ति हुई थी जब ये बातें चल रही थी, तब यूनानी देश था एक, यानी कि दोनों एक आप देश मान सकते हो, यूनानी और ग्रीक। लेकिन जब अलग हुआ था तो ये ग्रीक भाषा में रह गया था जब मनोविज्ञान पढ़ रहे थे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट जो आता है वो ग्रीक भाषा का शब्द आता है। कौन सा? ग्रीक भाषा का। आपको अगर कहीं भी यूनानी भाषा नजर आ जाता है और लैटिन भाषा नजर आ जाता है तो वो गलत है, बिल्कुल इसको गलत मानना आप। यूनानी भाषा नहीं आएगा। तो उत्पत्ति कौन से भाषा से हुई है? ग्रीक भाषा से हुई है। आया दोस्तों समझ में? कौन सी भाषा से हुई है? ग्रीक भाषा से। ये कंफ्यूज दूर हो गया होगा कि ग्रीक भाषा से क्यों हुई थी और यूनानी भाषा क्यों नहीं है। ठीक है, ग्रीक भाषा की दो शब्द से हुई है, दो शब्द से। मनोविज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी। दो शब्द कौन से आएंगे? साइकी और ये प्लस लोगस। यानी कि साइकी प्लस लोगस मिलकर ग्रीक भाषा के दो शब्द से साइकी और लोगस, इसकी ये दोनों मिलकर क्या कहलाए थे? साइकोलॉजी कहलाए थे। और दोनों का अर्थ था, अगर मैं इसके अर्थ की बात करूं, इसके अर्थ की बात करें अपन कि साइकी का अर्थ क्या था यहाँ पर, तो यहाँ पर अर्थ निकल के आता है दोस्तों आत्मा। और इसके अर्थ की मैं बात करूं यहाँ पर
कि इसका अर्थ क्या था, तो ये निकल के आता है दोस्तों अध्ययन। अध्ययन भी बोल सकते हैं आप इसको, और विज्ञान भी बोल सकते हैं, और शास्त्र भी बोल सकते हैं। इंग्लिश में बात करें तो आप इसको स्टडी बोल सकते हैं और इसको सोल बोल सकते हैं। ये दोस्तों हुई बात किसकी, उत्पत्ति की। किसके अनुसार था, गेरेट के अनुसार था। जैसे इतिहास में चलता है वैसे यहां पर भी चलेगा। गेरेट कौन था, ये नाम है, ये कोई शब्द नहीं है। गेरेट कौन है, कौन है दोस्तों, गेरेट ये एक मनोवैज्ञानिक था। मनोवैज्ञानिक गेरेट के अनुसार उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई थी, जो दो शब्दों से मिलकर हुई थी, साइकी प्लस लोगस। साइकी का अर्थ है आत्मा और लोगस का अर्थ है अध्ययन करना। यानी कि इस जो मैंने मैटर लिखा है ये इतना छोटा था, जो आपको यही याद हो गया हो। इसका मतलब ये है कि जब मनोविज्ञान उत्पत्ति के समय यानी कि उत्पत्ति हुई थी, तब मनोविज्ञान को क्या बोला गया, आत्मा का अध्ययन बोला गया या आत्मा का विज्ञान बोला गया। तो लिख सकते हैं दोस्तों यहां पर, उत्पत्ति के समय मनोविज्ञान को क्या बोला गया, आत्मा का विज्ञान। और ये कब बोला गया था दोस्तों, 384 ईसा पूर्व से कब तक, 16वीं सदी तक के अंत तक। 16वीं सदी के अंत तक बोला गया है दोस्तों, उत्पत्ति के समय। कब के समय, उत्पत्ति के समय। याद रखना, ये भूलना नहीं, उत्पत्ति के समय बोला गया था। इसके बाद विकास बदलता गया, मनोविज्ञान का विकास बदलता गया। यहां पर क्या हुआ कि अब मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र के रूप में अलग हो गया था। अब दर्शन शास्त्र के रूप में अलग हो गया था, तो अलग अलग मनोवैज्ञानिक निकल के आएंगे और अध्ययन करेंगे किसका, मनोविज्ञान का अध्ययन करेंगे। तो यानी कि उन्होंने अध्ययन किसका किया, अब आत्मा के विज्ञान का किया। इनके अनुसार मनोविज्ञान क्या था, आत्मा का विज्ञान था, यानी कि आत्मा से जुड़ा हुआ है। आत्मा का मतलब ये है कि दोस्तों जो भी सोचेगा वो आत्मा से सोचेगा। लेकिन मैं आपसे बोलूं कि आपने आत्मा को कभी देखा है, या आपने कभी छुआ है, या आपको उसने कभी चलते हुए देखा है, आपको दौड़ते हुए देखा है, या सोचते हुए देखा है, ये सब चीजें देखी आपने नहीं देखी होगी। लेकिन कोई भी मनोविज्ञान ये तय नहीं कर पाया, ये कंफर्म नहीं कर पाया कि जो मनोवैज्ञानिक पढ़ा जा रहा है वो आत्मा के विज्ञान के रूप में पढ़ा जा रहा है, वो क्यों पढ़ा जा रहा है। यही चलता रहा 16वीं सदी तक। लेकिन आप देखो, आप सैकड़ों सालों तक यही चलता रहा और मनोविज्ञान को केवल किसमें पढ़ा गया, आत्मा के रूप में पढ़ा गया। और बुक लिख दी बड़ी बड़ी मनोवैज्ञानिक ने। इसके समर्थक करता भी बहुत आया तो विरोध करता भी बहुत आया। लेकिन विरोध करता जैसे ज्यादा होने लगे तो इसका विरोध ज्यादा होने लगा और अलग वैज्ञानिकों ने बोल दिया कि ये आत्मा का विज्ञान नहीं है। यहां से शुरू होता है दोस्तों मनोविज्ञान के विकास के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब यहां से मैंने आपको ये उत्पत्ति के बारे में क्वेश्चन बनते हैं कि कौन से क्वेश्चन, ये बहुत बार पूछा गया है कि मनोवैज्ञानिक कौन सी भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। किसके अनुसार था, गेरेट के अनुसार था। कितने शब्दों से मिलकर बनाया, दो शब्दों से मिलकर बनाया, साइकी प्लस लोगस है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद अपन जो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे वो करेंगे मनोविज्ञान के विकास के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि व्यवहार का विज्ञान किस तरह से निकल कर आया था। ठीक है दोस्तों, अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइए कि क्या प्रॉब्लम है। अगर आपको इसमें अलग चाहिए तो आप उस तरह के कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।